Mohit Bansal and I'm your biology instructor. तो स्टूडेंट्स हमारे पास एक नया चैप्टर है आज, दैट इज चैप्टर नंबर 13 ऑफ यूनिट नंबर 4, दैट इज प्लांट फिजियोलॉजी. चैप्टर का नाम है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, जो कि आपकी क्लास +1 बायोलॉजी के अंदर आता है. तो एक बड़ी सी डिस्क्रिप्शन देने के बाद मैं आपको फोटोसिंथेसिस के बारे में बता देता हूँ. फोटोसिंथेसिस, जैसा कि आपने छोटी क्लासेस में भी बहुत बार इसके बारे में पढ़ा है, ग्रीन प्लांट्स वो स्ट्रक्चर होते हैं जो फोटोसिंथेसिस को कैरी आउट करते हैं. वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो फोटोसिंथेसिस को कैरी आउट करते हैं. आपने अभी तक तो ग्रीन प्लांट्स का नाम पढ़ा था, ये मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होते हैं. क्या कोई यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म भी है ऐसा जो कि फोटोसिंथेसिस को कैरी आउट करता हो? अगर आप सबसे लोअर कैटेगरी के किंगडम में जाएं, दैट इज बैक्टीरिया या मोनेरा के अंदर ब्लू ग्रीन एल्गी ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि ये साइनोबैक्टीरियाज होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं. इससे एक लेवल अप जाएं अगर हम, दैट इज किंगडम प्रोटिस्टा, उसके अंदर भी डायटम्स एंड डायनोफ्लैजेलेट्स के अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि ये फोटोसिंथेसिस कैरी आउट कर सके. थोड़ा बहुत यूग्लिनॉइड्स के अंदर भी ये प्रॉपर्टी होती है कि लाइट की प्रेजेंस में वो फोटोसिंथेटिक यानी ऑटोट्रॉफ्स हो जाते हैं. तो ये दोनों यूनिसेल्युलर के एग्जाम्पल थे जो कि फोटोसिंथेसिस कैरी आउट कर सकते हैं. इसके बाद में फंजाई में ये कैपेबिलिटी नहीं होती है. किंगडम फंजाई में, प्लांट किंगडम में सभी प्लांट्स में कैपेबिलिटी होती है कि ये फोटोसिंथेसिस को कैरी आउट कर सके, ऑलमोस्ट सारे प्लांट्स में. और लास्ट, एनिमल्स नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं, दे आर हेट्रोट्रॉफ्स, यानी कि मेरे पास 3 मेन किंगडम हुए जहां पे फोटोसिंथेसिस कैरी आउट किया जा सकता है. इन किंगडम मोनेरा बाय साइनोबैक्टीरिया, और वी कैन से देम एज ब्लू ग्रीन एल्गी. सेकेंड, किंगडम प्रोटिस्टा जिसमें डायनोफ्लैजेलेट्स, डायटम्स एंड थर्ड वन आर प्लांट्स. ये तीनों ये काम करते हैं. किंगडम प्लांटे के अंदर सारे के सारे प्लांट्स हो जाएंगे जो कि फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करेंगे. तो ये सारे के सारे ऑर्गेनिज्म थे जो मैंने अभी आपको बताए. अब फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन पे चलते हैं. इट इज अ फिजियोकेमिकल प्रोसेस, इट इज अ रेडॉक्स प्रोसेस, इट इज एन अपहिल प्रोसेस, इट इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस. ये 4 फीचर्स होते हैं. इन फीचर की हेल्प से लाइट एनर्जी को यूज किया जाता है फॉर सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एंड दैट precisely is the definition of photosynthesis. It is carried out by kingdom monera. kingdom monera में कौन करते हैं? साइनोबैक्टीरियाज. और साइनोबैक्टीरिया में बहुत अच्छा एग्जांपल, इनका दूसरा नाम ब्लू ग्रीन एल्गे भी होता है. चलिए, किंगडम प्रोटिस्टा, ये दोनों यूनिसेल्युलर होते हैं. किंगडम प्रोटिस्टा में आ जाएंगे डायटम्स, डायनोफ्लैजेलेट्स एंड यूग्लिनोइड्स, एंड देन वी हैव किंगडम प्लांटे. इसमें सारे के सारे प्लांट्स हो जाएंगे. तो ये था हमारे पास वो ऑर्गेनिज्म जो फोटोसिंथेसिस करवा सकते हैं. अगर हम डेफिनेशन की तरफ मूव ऑन करें, डेफिनेशन, इट इज अ फिजियोकेमिकल प्रोसेस in which certain organisms वो certain organism ऊपर रेड पेन में लिखे हुए हैं, uses light energy to synthesize organic compounds. तो ये डेफिनेशन हो जाता है हमारे पास. क्लियर? एंड दिस फोटोसिंथेसिस इज द बेसिस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, क्योंकि यही एक ऐसा प्रोसेस है
जिसके थ्रू एनर्जी फिक्सेशन हो पाता है. अल्टीमेटली ऑल द लिविंग फॉर्म ऑन द अर्थ डिपेंड्स ऑन द सनलाइट फॉर द एनर्जी, एंड दैट एनर्जी इज प्रेजेंट इन द फिक्स फॉर्म, दैट इज शुगर्स. और ये फिक्सेशन करता कौन है? ये फिक्सेशन करते हैं प्लांट्स. ठीक. व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? इंपॉर्टेंट, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? तो क्या क्या रीजन बनते हैं? पहला, इट इज प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड. दिस प्रोसेस इज प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड. सेकेंड, इट इज प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑक्सीजन. इसी प्रोसेस के दौरान ऑक्सीजन रिलीज होती है जो कि हम सभी एरोबिक ऑर्गेनिजम्स के लिए एसेंशियल होती है. तो दो मेन वजह हैं जिस वजह से ये प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है. अब मैं आपको फीचर्स लिखवा देता हूं. फीचर्स, फीचर्स, दैट्स इट. तो सबसे पहला फीचर है, इट इज एन अपहिल प्रोसेस. अपहिल प्रोसेस. तो मैं आपको ये असर्शन रीजन की फॉर्म में करवाता हूं क्योंकि असर्शन रीजन इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे पास. अगर आपको असर्शन में लिखा है कि फोटोसिंथेसिस इज एन अपहिल प्रोसेस, इसका रीजन क्या आएगा? रीजन विल बी बिकॉज CO2 is a weak electron acceptor. तो अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता कौन है? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जैसे कि हमारे पास क्लोरोफिल्स हो गए. वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन को आगे कैरी आउट करते हैं, अल्टीमेटली वो इलेक्ट्रॉन जाके लोड हो जाते हैं NADPH नाम के, NADP पॉजिटिव पे जाके लोड हो जाते हैं और अल्टीमेटली वो एक हाइड्रोजन का सोर्स बन के रेडी होता है. ये NADP पॉजिटिव क्या है ये मैं आपको जब चैप्टर में आगे चीजें करवा रहा हुआ तब बताऊंगा. तो ये मेरे पास था पहला असर्ट्रीज जो कि इसका फीचर बन के आता है, दैट इज फीचर नंबर 1. चलिए, आपको ये समहाउ समवे टफ लगा होगा. दूसरा थोड़ा इजी कर लेते हैं. इट इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस. एंडोथर्मिक प्रोसेस, ये एक असर्शन बनता है. तो इसका रीजन हमारे पास क्या होगा? रीजन है, it requires sunlight as a source of energy and that energy is fixed in the form of glucose, in the form of chemical energy. तो अगर ये दो छोटे मॉलिक्यूल को जोड़ के एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाया जा रहा है, नए बॉन्ड्स बनवाए जा रहे हैं, तो बहुत सी एनर्जी बाहर से लेनी पड़ी होगी. इसलिए ये प्रोसेस क्या हो गया? ये एंडोथर्मिक प्रोसेस हो गया बिकॉज इट रिक्वायर्स sunlight as a source of energy. Sunlight as a source of energy. थर्ड देख लेते हैं. थर्ड, it is a redox process. It is a redox process. केमिस्ट्री में आप पढ़ते हैं redox process, आपको पता होता है ऐसे प्रोसेसेस जिनमें रिडक्शन भी चलती है और ऑक्सीडेशन भी चलती है. रीजन, जो लाइट रिएक्शन फोटोसिंथेसिस के दौरान चलती है दैट इज ऑक्सीडेशन प्रोसेस, और जो डार्क रिएक्शन चलती है जिसमें CO2 को फिक्स किया जाता है दैट इज रिडक्शन प्रोसेस. बिकॉज लाइट रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन प्रोसेस एंड द डार्क रिएक्शन, जिसे लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी कहा जाता है, दिस रिएक्शन इज रिडक्शन प्रोसेस. रिडक्शन प्रोसेस. ओके, चलिए उसके बाद में फोर्थ, इट इज अ फिजियोकेमिकल प्रोसेस. फिजियोकेमिकल प्रोसेस, आपको असर्शन में लिखा जा सकता है कि फोटोसिंथेसिस एज फिजियोकेमिकल प्रोसेस, और उसका रीजन, करेक्ट रीजन क्या बनेगा? बिकॉज द मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस
converts the light energy, which is a physical form, into glucose, that is a chemical form, because photosynthesis converts light energy is a physical form into glucose, that is a chemical form. तो टॉपिक मेरा था फीचर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस. आई हैव 4 फीचर्स. इट इज एन अपहिल प्रोसेस, इट इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, इट इज अ रिडॉक्स प्रोसेस एंड इट इज अ फिजियोकेमिकल प्रोसेस. इसकी वजह मैंने यहां पे लिख दी. ठीक, तो एक्चुअल में फोटोसिंथेसिस को एक्सप्लेन करने के लिए, फोटोसिंथेसिस को जस्टिफाई करने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे, जो कि आपको छोटी क्लासेस में बताए जाते हैं. सम एक्सपेरिमेंट्स एज एक्टिविटी की फॉर्म में हमें कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स छोटी क्लासेस में बताए जाते हैं. सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट होता है मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट. इसमें एक प्लांट ले लिया जाता है, पॉटेड प्लांट होता है. उसका जो एक लीफ होता है, उस लीफ का हाफ पोर्शन एक जार के अंदर बंद कर दिया जाता है. वाइड माउथ जार होता है, उसके अंदर बंद कर दिया जाता है और स्प्लिट कॉर्क के थ्रू एयर टाइट कर दिया जाता है. अब उस जार के अंदर पहले से KOH सॉल्यूशन होता है और KOH की प्रॉपर्टी होती है कि वो CO2 अब्सॉर्ब करता है. नेक्स्ट, जब आप इसे सनलाइट के अंदर रखते हैं तो होता क्या है, ये प्लांट फोटोसिंथेसिस करने की कोशिश करेगा. तो फोटोसिंथेसिस करने के लिए इसके पास सारी चीजें हैं. फोटोसिंथेसिस करने के लिए इसे CO2 चाहिए जो जार में प्रेजेंट है पहले से. फोटोसिंथेसिस करने के लिए इसे पानी चाहिए जो कि प्लांट की रूट्स लेके आ रही हैं. वो जार के अंदर नहीं है, वो तो गमले के अंदर ही लगी हुई है. तो सनलाइट भी है, आपने उसे सनलाइट के अंदर रखा हुआ है. तो पहले जार के अंदर जो CO2 पड़ी थी उसे KOH ने अब्सॉर्ब कर लिया. प्लांट ने खुद रेस्पिरेशन से कुछ CO2 बनाए, उसे भी KOH ने अब्सॉर्ब कर लिया. अब KOH की एब्सेंस, CO2 की एब्सेंस में लीफ का वो हिस्सा जो जार के अंदर बंद है वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर पाएगा. अगर नहीं कर पा रहा है इस चीज की, हमारे पास एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन कहां से आती है, हम उस लीफ को कट करते हैं. ओके, उसके बाद में उसका स्टार्च टेस्ट करते हैं. तो जो हिस्सा जार के बाहर था वहां पे फोटोसिंथेसिस भी हुआ होगा, स्टार्च भी बना होगा और वो हिस्सा स्टार्च टेस्ट पॉजिटिव देगा. लेकिन जो हिस्सा जार के अंदर बंद था वहां पे फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, इसलिए वहां पे स्टार्च नहीं था. इसी वजह से वो हिस्सा स्टार्च टेस्ट नेगेटिव देगा. दैट इज मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट. ठीक है, मैंने आपको ये वर्बली बताया क्योंकि आप ये बहुत बार पढ़ चुके होते हैं. यहाँ पे मैं आपको स्पेसिफिकली इसकी डिटेल बार बार नहीं बता रहा हूं. अगर आपको लग रहा है कि आपको इसकी डिटेल चाहिए थी, मैं यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहा हूं. यू कैन रेफर टू द वेब. आप इंटरनेट पे जाके इसके बारे में ज्यादा जानकारी ले सकते हैं, बहुत इजी हो जाता है. एक वेजिटेटिव लीफ एक्सपेरिमेंट होता है. उस एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या करते हैं, एक लीफ के ऊपर जो अभी मदर प्लांट के साथ अटैच है, उसके एक हिस्से पे ब्लैक पेपर की एक स्ट्रिप लगा देते हैं. उसके बाद में कई दिनों तक उसे ऐसे ही छोड़ा जाता है. तो जो हिस्सा सनलाइट को एक्सपोज था प्लांट का, जहां पे ब्लैक पेपर नहीं था, वहां पे स्टार्च सिंथेसाइज होता है और वो स्टार्च टेस्ट पॉजिटिव देता है. लेकिन जो हिस्सा ब्लैक पेपर से कवर्ड था, उस हिस्से में स्टार्च नहीं सिंथेसाइज हुआ, इसी वजह से वो हिस्सा स्टार्च का टेस्ट नेगेटिव देता है. तो ये 2 एक्सपेरिमेंट थे जिनके थ्रू फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को वैलिडेट किया जाता है. सबसे पहला होता है मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट. इसके थ्रू बताया जाता है CO2 इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस. एंड सेकेंड वाज vegetated leaf experiment. इस एक्सपेरिमेंट में वो ब्लैक पेपर वाला कॉन्सेप्ट था, तो इसमें ये बताया जाता है दैट सनलाइट इज नेसेसरी
फॉर फोटोसिंथेसिस। तो ये दो मेन एक्टिविटीज थी जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए था। अब मैं अर्ली एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बताता हूँ, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स के बारे में बताता हूँ जो कि फोटोसिंथेसिस की रिसर्च में एग्जीक्यूट किए गए थे। ऐसी चीजें आपके नीट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। मैं पेज स्विच कर लेता हूँ, मुझे जरूरी होंगी ये चीजें नोट करना। तो सबसे पहला जो कंट्रीब्यूशन था वो था स्टीफन हिल्स का। Stephen Hales discovered photosynthesis. इसी ने फोटोसिंथेसिस को डिस्कवर किया था। इसे ही फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी, ये जो आपका यूनिट चल रहा है, फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्टीफन हिल्स। नेक्स्ट साइंटिस्ट इज जोसेफ प्रेस्ले। तो जोसेफ प्रेस्ले ने क्या किया था? इन 1770 ही परफॉर्म्ड अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। और उसने क्या प्रूव किया कि एयर बहुत जरूरी हो जाती है ग्रीन प्लांट की ग्रोथ के लिए। उसी ने ही डिस्कवर किया था ऑक्सीजन को 1774 में। इट डिस्कवर्ड ऑक्सीजन in 1774 and he proved or revealed that air is necessary for growth of green plants. ग्रीन प्लांट्स कैसे किया जाएगा? ये वो जो आपने छोटी क्लासेस में देखा होता है ना, एक क्लोज जार होता है, बेल जार होता है, उसके अंदर कैंडल लगा देते हैं जला के और कुछ नहीं होता है, थोड़ी देर में कैंडल बुझ जाती है। वैसे तो आपको बताया जाता है कि वो जादू है, लेकिन एक्चुअल में क्या है, बर्निंग कैंडल ने क्या किया, उसने उस जार की क्लोज स्पेस की जो भी ऑक्सीजन थी उसे यूटिलाइज कर लिया। अल्टीमेटली जब उस जार के अंदर की ऑक्सीजन खत्म हो गई, कैंडल बुझ जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत जरूरी है चीजों की बर्निंग के लिए। सिमिलरली एक माउस को अगर ऐसे ही क्लोज स्पेस के अंदर रखा जाए, थोड़ी देर तो वो जिंदा रहेगा, लेकिन बाद में वो मारा जाएगा। वजह, उस माउस ने सारी की सारी ऑक्सीजन इनहेल कर ली। लेकिन अगर इन्हीं दोनों सिचुएशन में उस बेल जार के अंदर एक छोटा सा प्लांट रख दिया जाए तो कैंडल भी जलती रहेगी और जानवर भी जिंदा रहेगा। इसकी वजह क्या थी? क्योंकि प्लांट जो होते हैं वो एयर का अमाउंट रिस्टोर कर लेते हैं, ऑक्सीजन का अमाउंट रिस्टोर कर लेते हैं। कैसे करेंगे? थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो वो जो चूहा है या जो बर्निंग कैंडल है, वो जितनी भी ऑक्सीजन यूटिलाइज कर रहे हैं उसे प्लांट ने बना दिया। वो जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं उसे प्लांट ने यूटिलाइज कर लिया फॉर द फोटोसिंथेसिस। तो ये प्रेस्ले का कंक्लूजन था। कंक्लूजन क्या? एयर इज नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ ग्रीन प्लांट्स। प्लांट्स रिस्टोर द एयर no matter you keep candle or animal in the jar. तो ठीक है, इसने इंपॉर्टेंस बता दी किसकी? एयर की या ऑक्सीजन की इंपॉर्टेंस बता दी। नेक्स्ट बताया जैन इंजन हाउस ने। नाम बड़ा फनी है इसका, इंजन हाउस। हाँ जी, तो इंजन हाउस ने क्या बताया? इसने बताया सनलाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। सनलाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कैसे बताया? इसने एक एक्वाटिक प्लांट लिया, उसे ब्राइट सनलाइट के अंदर रखा, तो हुआ क्या, जहां पे उसके लीव्स थे, जहां पे उसका स्टेम था, वहां पे आसपास छोटे छोटे बबल्स बन गए।
ब्राइट सनलाइट की प्रेजेंस में। बिल्कुल काम प्रेसले की तरह किया, लेकिन एक बार डार्क में कर लिया, एक बार लाइट में कर लिया। लाइट में जब ये एक्वाटिक प्लांट को रखता था तो छोटे छोटे बबल्स बन जाते थे प्लांट के सरफेस के साथ साथ, लेकिन डार्क में ऐसा नहीं होता था। वजह, लाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस होता था। फोटोसिंथेसिस होगा तो वो छोटे छोटे जो बबल्स बनेंगे, वो बबल्स ऑक्सीजन रिलीज की वजह से बनेंगे। और ऑक्सीजन रिलीज किस लिए हुआ? बिकॉज फोटोसिंथेसिस हुआ था। बबल्स प्रोड्यूस्ड बाय एक्वाटिक प्लांट in illuminated space। पानी के अंदर अगर इल्यूमिनेशन कराई जाए किसी एक्वाटिक प्लांट की तो उसके सरफेस पे छोटे छोटे बबल्स आ जाते हैं। क्लियर? तो ये कंट्रीब्यूशन था जैन इंजनहाउस का। उसके बाद आता है जूलियस वॉन सैक्स। जूलियस वॉन सैक्स, इसने क्या बताया था? He provided evidences for production of glucose when the plants grow। और ग्लूकोज जनरली स्टोर किस फॉर्म में होता है? स्टार्च की फॉर्म में। तो तीन फॉर्म होती है। एक तो होता है ग्लूकोज जो कि केमिकली रिएक्टिव भी है और सॉल्युबल भी है। एक बनता है सुक्रोज, दैट इज ट्रांसफरेबल फॉर्म। ये भी केमिकली इनएक्टिव होता है लेकिन सॉल्युबल होता है। ग्लूकोज केमिकली एक्टिव था एंड सॉल्युबल था, सुक्रोज केमिकली इनएक्टिव है और सॉल्युबल है, लेकिन स्टार्च केमिकली इनएक्टिव भी है और इनसॉल्युबल भी है। तो सीधी सी बात, जूलियस वॉन सैक ने क्या बताया? इसने बताया दैट ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूसेस ग्लूकोज बट स्टोर्स स्टार्च, क्योंकि केमिकली इनएक्टिव फॉर्म है। स्टोरेज फॉर्म में आप कोशिश करेंगे कि आपकी जो फॉर्म हो वो इनएक्टिव हो, लेकिन यूटिलाइजेबल फॉर्म रिएक्टिव हो। जूलियस वॉन सैक्स। उसके बाद में नेक्स्ट ब्लैकमैन का रोल था। ब्लैकमैन ने लाइट, जैसे आप जानते हैं ना, लाइट रिएक्शन होता है, डार्क रिएक्शन होता है, तो डार्क फेज को प्रपोज किया था। ही प्रपोज्ड डार्क फेज, पहला काम। और दूसरा, इसने लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर बताया। ये लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर हमारा सबसे लास्ट टॉपिक होगा, लिमिटिंग फैक्टर्स। ये इस फोटोसिंथेसिस चैप्टर का हमारा सबसे लास्ट टॉपिक होगा। ये मैं आपको उस टाइम एक्सप्लेन करूंगा। देन आता है कंट्रीब्यूशन हिल का। हिल, रॉबर्ट हिल एंड बेंडाल। रॉबर्ट हिल एंड बेंडाल। तो क्या बताया रॉबर्ट हिल एंड बेंडाल ने? इन्होंने लाइट रिएक्शन की स्टडी की। दे स्टडीड और प्रपोज्ड लाइट फेज। और लाइट फेज में प्रिसाइसली जी स्कीम के बारे में इन्होंने बताया। जी स्कीम क्या है हम आगे करेंगे, डिटेल के अंदर है हमारे पास। तो जब ये लाइट फेज को स्टडी कर रहे थे, लाइट फेज में बेसिकली होता क्या है, आपको मैं फोटोसिंथेसिस का थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूं। इसमें दो रिएक्शंस चलती हैं। एक होता है लाइट रिएक्शन, जिसे लाइट फेज भी कहते हैं, और एक होता है लाइट इंडिपेंडेंट, जिसे हम डार्क फेज भी कहते हैं। लाइट फेज में होता क्या है? पहला, इस फेज में ऑक्सीजन इवॉल्व होती है। दूसरा, इस फेज में वाटर ब्रेकडाउन होता है। वाटर का ब्रेकडाउन होगा तो इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्सीजन निकलेंगे, साथ में कुछ H पॉजिटिव्स निकलेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, जो H पॉजिटिव निकलेंगे, ये आगे जाके एक खास तरीके का मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसे कहते हैं NADPH। और ये NADPH डार्क फेज में जाता है, साथ में थोड़ी बहुत ATP बनती है। ये ATP और NADPH जाते हैं डार्क फेज में, और यहां पे जाके कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन्स को जोड़ देते हैं, जिससे हमारे पास ग्लूकोज बन के रेडी होता है। तो ये जो वाटर टूटने से H पॉजिटिव रिलीज हुआ था, उसे किसने पिक किया? NADP ने।
और उसका क्या बन गया, NADPH बन गया। तो मेरा H एक्सेप्टर कौन है, NADP पॉजिटिव। मेरा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, NADP पॉजिटिव। और साथ में वाटर टूटने से रिलीज होती है ऑक्सीजन। अब इन सभी चीजों को एक्सप्लेन किया 3 साइंटिस्ट थे, रॉबर्ट हिल, रूबिन एंड कैमन। तो रॉबर्ट हिल ने किया क्या था, इसने स्टेलारिया मीडिया नाम का एक प्लांट लिया था और इसमें से क्लोरोप्लास्ट निकाले थे। ये इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से समझ लीजिएगा। इसमें क्लोरोप्लास्ट आइसोलेट कर लिए। अब इन क्लोरोप्लास्ट को क्या किया इसने, इसे एक सॉल्यूशन के अंदर डाला। उस सॉल्यूशन के अंदर फेरीसाइनाइड्स थे, फेरीसाइनाइड्स। ओके, तो ये फेरीसाइनाइड काम क्या करता है, ये हाइड्रोजन एक्सेप्टर होता है, हाइड्रोजन एक्सेप्टर। ओके, तो इस सॉल्यूशन को जब लाइट के साथ इल्यूमिनेट किया गया, यहां पे लाइट डाली गई इस सॉल्यूशन में, और खास क्या किया गया, इस दौरान CO2 एब्सेंट रखी गई। इस सॉल्यूशन में CO2 बैंड है। यहां पे सॉल्यूशन है यानी पानी होगा, फेरीसाइनाइड होगा, क्लोरोप्लास्ट होंगे। तो जब इन पे लाइट इल्यूमिनेट की जाएगी, क्या चलेगा, लाइट रिएक्शन चलेगी। पानी टूटेगा, ऑक्सीजन बनाएगा, इलेक्ट्रॉन बनाएगा, H पॉजिटिव बनाएगा। और ये H पॉजिटिव किसे जाके गेन होंगे, अब यहां पे डार्क फेज तो चल नहीं रहा है, यहां पे फेरीसाइनाइड हाइड्रोजन एक्सेप्टर की फॉर्म में पड़े हैं। दे विल एक्सेप्ट हाइड्रोजन आयंस और हमारा जो वाटर है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ठीक। और इस दौरान ऑक्सीजन इवॉल्व होगी, ऑक्सीजन विल बी इवॉल्व। कार्बन डाइऑक्साइड की एब्सेंस में भी CO2 इवॉल्व हो गई। आज से पहले ऐसा माना जाता था, मतलब इस टाइम से पहले ऐसा माना जाता था कि CO2 ही ऑक्सीजन को इवॉल्व कराती है। लेकिन अब हमारे सामने हमने ये जो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया है, स्टेलारा मीडिया नाम के प्लांट में से क्लोरोप्लास्ट आइसोलेट करके उसे फेरीसाइनाइड के सॉल्यूशन में डाल के लाइट से इल्यूमिनेट कराया इन एब्सेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो ऑक्सीजन इवॉल्व हुई। कार्बन डाइऑक्साइड की एब्सेंस में भी ऑक्सीजन आ रही है, या तो क्लोरोप्लास्ट में कोई चीज होगी, या फेरीसाइनाइड में कोई चीज होगी, या वाटर में कोई चीज होगी जो ऑक्सीजन इवॉल्व करा रही है। तो अल्टीमेटली ये रिएक्शन लिखी कैसे गई, इसमें 2A plus 2 molecules of water will make in presence of light and chloroplast। इन चीजों की प्रेजेंस में 2 molecules of AH2 and ऑक्सीजन रिलीज हुई है। और ये जो A है ये रिप्रेजेंट कर रहा है हाइड्रोजन एक्सेप्टर को। देखिए यहां पे अकेला A है, यहां पे AH2 बन गया, तो ये हाइड्रोजन एक्सेप्टर है और इसे हिल्स रिएजेंट भी कहते हैं, हिल्स रिएजेंट। ओके, तो यहां पे हिल्स रिएजेंट है कौन, अगर आप नेचुरल प्लांट का कॉन्सेप्ट देखें, नेचुरली प्रोसेस चल रहा है, तो उस नेचुरल प्रोसेस के अंदर NADP पॉजिटिव वो चीज होगी जो H आयन एक्सेप्ट करेगी। लेकिन हिल्स रिएक्शन में आपने NADP पॉजिटिव वगैरह तो लिया नहीं है, यहां पे फेरीसाइनाइड लिया गया था, फेरीसाइनाइड हाइड्रोजन एक्सेप्टर की फॉर्म में। ओके, तो ये दो हाइड्रोजन एक्सेप्टर हैं, नेचुरली हो तो ये होगा, और हिल्स रिएक्शन में फेरीसाइनाइड हाइड्रोजन एक्सेप्टर का रोल प्ले कर रहा था। और ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट सिर्फ नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। प्लांट का नाम इंपॉर्टेंट रहता है, हिल्स रिएजेंट का नाम इंपॉर्टेंट रहता है, फेरीसाइनाइड, और नेचुरली प्लांट के अंदर कौन काम करता है ये इंपॉर्टेंट रहता है। तो इतना करने के बाद हमारे पास काम सामने आता है रूबिन एंड कैमन का। रूबिन एंड कैमन नाम के दो साइंटिस्ट, इन्होंने इस चीज को प्रूव कर दिया बाय यूजिंग हैवी आइसोटोप, यूजिंग
heavy isotope of water, they proved what? That during photosynthesis, water breaks to form ऑक्सीजन। तो इसने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था, लेकिन इसने हिल्स रिएजेंट पे कंसंट्रेट किया कि कोई हाइड्रोजन एक्सेप्टर होता है, और इसी वजह से ऑक्सीजन इवॉल्व होती है इन एब्सेंस ऑफ CO2। इन्होंने हैवी आइसोटोप ऑफ वाटर को यूज करके एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था, वो यहां पे डिस्कसेबल नहीं है, और इन्होंने प्रूव कर दिया था दैट वाटर ब्रेक्स टू फॉर्म ऑक्सीजन। ओके, आप कंफ्यूज हो रहे हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि दोनों में ही वाटर का रोल बताया गया है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की एब्सेंस में ये चीज बताई गई थी, इसमें डायरेक्टली बता दिया गया कि वाटर ही वो चीज है जो ऑक्सीजन इवॉल्व करती है। रूबिन एंड कैल्विन। इसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट मेल्विन कैल्विन। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान इसने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स का नुकसान देखा। हिरोशिमा और नागासाकी में बहुत से लोग मारे गए जब न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ था, अमेरिका ने बम्बार्डमेंट की थी। तो वहां से उसने रेडियो एक्टिविटी की पॉजिटिविटी को यूज करके फोटोसिंथेसिस के दौरान डार्क फेज का मैकेनिज्म ट्रैक किया था, क्योंकि डार्क फेज में आप जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड आएगी, वो फिक्स होगी और उसका ग्लूकोज बन जाएगा। तो इस प्रोसेस के दौरान कौन कौन से केमिकल कंपाउंड बनते हैं, बहुत सारी रिएक्शंस चलती हैं और अल्टीमेटली ग्लूकोज बन के तैयार होता है। तो इस पूरे पाथ को ट्रैक किया था मेल्विन कैल्विन ने, और उसी के नाम पे डार्क फेज रिएक्शन को कैल्विन साइकिल भी बोला जाता है। इस चीज के लिए इसे नोबेल भी मिला था 1960 के अंदर। तो डार्क फेज को एक्सप्लेन किया था। डार्क फेज में कार्बन का रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज करके इसने पाथ ट्रैक किया था। किसका? ऑफ डार्क फेज। डार्क फेज में कौन कौन से केमिकल कंपाउंड्स बनते हैं, अल्टीमेटली ग्लूकोज बनता है। ये सारा मेल्विन कैल्विन ने किया था। ओके, तो कैल्विन के बाद लास्ट हमारे पास जो साइंटिस्ट आता है वो आता है एमर्सन। एमर्सन ने एमर्सन ड्रॉप एंड एमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट दिए थे। ये दोनों क्या है? वैसे हम इनकी डिटेल भी आगे करेंगे, लेकिन एक बार शॉर्ट में बता देता हूं कि कौन सी वेवलेंथ पे, कौन सी पर्टिकुलर लाइट पे, जैसे आप जानते हैं लाइट का जो विजिबल स्पेक्ट्रम है वो विबग्योर पोजेस करता है। तो विबग्योर में किसमें कौन से कॉम्बिनेशन से फोटोसिंथेसिस की रेट बढ़ जाती है और कौन से कॉम्बिनेशन से फोटोसिंथेसिस कम हो जाता है, ये सारा इसने एमर्सन ड्रॉप एंड एमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट में बताया था। इमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट में बता दिया जाएगा कि कौन से कॉम्बिनेशन से रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ेगी, और ड्रॉप में बता दिया जाएगा कौन से कॉम्बिनेशन में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस फॉल करेगी। तो लाइट के बारे में बताया था। ये जो मैंने आपको सारा इतने सारे साइंटिस्ट के बारे में बता दिया, मैंने आपको स्टीफन हेल्स के बारे में बताया, जोसेफ प्रेस्ले, जैन इंजनहाउस, जूलियस वॉनसैक, ब्लैकमैन, रॉबर्ट हिल, हिल्स रिएजेंट, हिल्स रिएक्शन, दिस राइट हियर इज Hill's reaction, and Rubin and Kelvin and Emerson। इतने साइंटिस्ट के बारे में बताया। ये सारे साइंटिस्ट का रोल आपको एमसीक्यूज के लिए पता होना जरूरी है। ये आपको थ्योरी के अंदर नहीं पूछे जाते हैं। थ्योरी के अंदर जो चीजें पूछी जाएंगी वो डार्क फेज होगा, वो हम डिटेल करेंगे। इमर्सन इफेक्ट डिटेल हम करेंगे। इसके अलावा ब्लैकमैन का लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, ये भी हम डिटेल में करेंगे, वो आगे डिटेल में आ जाएगा। वरना ये सारी चीजें, ये सारी की सारी चीजें आप नीट फाउंडेशन में ही रखिएगा अपने। ओके, आई होप आई एम क्लियर विद दैट। आज के लिए फिलहाल इतना ही रहेगा, थोड़ा लंबा चल गया लेक्चर। थैंक यू सो मच।